हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम किफ़ी अग्रवाल। फटाफट जो है वो मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबको? चलिए फटाफट बताइए, मैसेज कीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। फाइन फाइन फाइन। ओके अफजल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आयुषी। क्या बात, आप दोनों आज क्लास से गायब क्यों हैं? चलिए, गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग। संडे आप लोगों का टेस्ट है टीपीए का। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, ओके। चलो देखो, अभी 2 दिन की बात तो अलग थी कि कल क्लास लेट शुरू हुई थी, आज भी क्लास जो है वो लेट शुरू हुई है। हालांकि क्या कहते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है, बट अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। टुमारो इज़ 1, देन संडे इज़ 2, फ्री इज़ मंडे, फोर्थ इज़ ट्यूसडे एंड वेंसडे को तो आप सबको ही पता है कि हमारा ऑफ है क्योंकि इलेक्शन करके। ठीक है, तो फोर्थ का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फोर्थ का आई विल बी ऑन लीव, तो मैं फोर्थ की जो आपको आपकी क्लास नहीं लूँगी, तो हम सीधा सिक्स्थ को मिलेंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या कहते हैं कि इन केस अगर मैं आपकी क्लास जो है वो सैटरडे को शेड्यूल करूँ तो हाउ मेनी पीपल विल कम? सैटरडे यू विल बी एबल टू कम? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क्या कहते हैं कि इलेक्शन करके या किसी एक कारण करके जो छुट्टी हुई है तो हम उसको यूज़ कर लें, क्योंकि सैटरडे हम लोग फ्री हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो मैसेज आ जाएगा आपके। कल नहीं, क्योंकि कल वाले में खाली हो? कल वाले में मैं खाली नहीं हूँ ना। कल वाले में मेरी यूट्यूब पे क्लास लगी हुई है, तो इसलिए। तो चलो कोई नहीं, कल टीपी की क्लास है। हाँ, कल मेरी टीपी की क्लास है ऑनलाइन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा हम आपको मैसेज करेंगे। चलो ठीक है, अभी तक जितना हमने किया उतना आपने मुझे बताया कि मेंस्ट्रुआ को ओवरव्यू दे दो मैम, और अभिषेक कॉज मीन्स एंड इफेक्ट कुछ नहीं है, उसको इग्नोर करो, मैंने समझाने के लिए बताया है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? आपको डीएमपी और डीपीपी मिल रहा है? कर रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? प्रिंस आप नहीं मिल रहे? आपने अभी तक आपने कितनी क्लासेस लिए हैं? आपने ज्वाइन तो पहले कर लिया था ना? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ से हैं आप? और लॉ कहाँ से किया है? आपके साथ ही अभिषेक? ओके फाइन, चलिए। चलो ठीक है, देखो मैंने ना आपको जो है एक कहानी से शुरू कराया था, और मैंने वो कहानी आपको क्या शुरू कराई थी, मैंने आपको कहा कि हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि मेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं क्राइम के। मैं दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट इज़ क्राइम, व्हाट इज़ ऑफेंस, व्हाट इज़ इलीगल, व्हाट इज़ लीगली बाउंड टू डू। हम लोग पर्सन पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं इंजरी पढ़ चुके हैं। अब हमारी कहानी जो है वो आके अटक गई मेंस रिया और एक्टस रियस पे। तो वो दोनों चीज़ जो है दैट इज़ मेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। और ना मुझे आपको आंसर राइटिंग के लिए बहुत कुछ लिखवाना है, तो अब ना आप उस चीज़ों के लिए जो है वो तैयार हो जाओ। पर्सन, मेंज्रिया, एक्टस रियस, इंजरी। पर्सन इंजरी हमें क्लियर है, इंजरी मतलब कि एनी हार्म विच इज इलीगली कॉज टू एनी बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। हम अब आए मेंज्रिया पे। हमने कहा मेंज्रिया कुछ नहीं है, मेंज्रिया का मतलब है गिल्टी इंटेंशन, समथिंग विच इज रिलेटेड टू माइंड। रिया इज समथिंग दैट इज प्रोहाइबिटेड, तो समथिंग दैट इज प्रोहाइबिटेड बाई लॉ, और आपका गिल्टी माइंड है। ठीक है, मेंस रिया, पहली बात एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपको कभी भी मेंस रिया पे नोट लिखना नहीं आएगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता बहुत बड़ा है, कोई आपको पेपर में ये नहीं कहेगा कि मेंस रिया या एक्टस रियस पे नोट लिखो। प्लीज अंडरस्टैंड दैट।
मैं आपको जो डिक्टेशन दे रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूँ कि आप जो है वो इंटेंशन वाले पार्ट का जो है कुछ जो है नोट लेके वो यूज़ कर सके कहीं और। जैसा कि कल मैंने आपको लिखवाया कि जब आपको प्रूव करना होता है कि क्या चीज़ जो है वो गिल्टी है, कब जो है वो मेंस रिया है, तो हमने कहा हम प्रूव करेंगे कि अकम्पनीड बाय कंडक्ट एक्टस रियस अक्यूज्ड ने किया है। हम कहेंगे अच्छा ठीक है उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हुआ, मेंस रिया था, इस तरह से कि कब वो गिल्टी है। तो आप मेरी बात को समझो, आप डिक्टेशन को ये सोच के मत चलो कि कोई आपको आएगा और कहेगा कि चलो मेंजरिया पे नोट लिखो, ऐसा कभी नहीं होगा। इट विल नेवर हैपन। तो अब हम मेंजरिया को समझते हैं। हम कह रहे हैं कि मेंजरिया इज गिल्टी माइंड, जो कोई काम आप गिल्टी माइंड से कर रहे हो, बात खत्म। बट आप एक चीज़ को समझो कि हमेशा गिल्टी माइंड पनिशेबल नहीं होता है, क्योंकि आज इसके बाद जो है वो हम करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। आज इसके बाद हम करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। हम कह रहे हैं कि कभी भी मेंजरिया अकेले पनिशेबल नहीं होता है। अगर मेंजरिया के साथ कोई एक्ट हुआ है, एक्टस रियस हुआ है, तो वो पनिशेबल है। अब आप इसको रिलेट करो। अब आप मुझे बताओ कि क्या कहते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम में पहली स्टेज क्या होती है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद एकम्प्लिशमेंट। हम आपको कह रहे हैं कि इंटेंशन जो है वो फर्स्ट स्टेज है, मेंजरिया जो है वो फर्स्ट स्टेज है। बट आप सिर्फ मेंजरिया होना पनिशेबल नहीं है। मेरे को ये है कि मेरे को जो है ना वो क्या कहते हैं ना, शिवानी को जो है वो ग्रीवियस हर्ट कॉज करना है, बट सिर्फ मेरे को मेरी इंटेंशन है, मेरे को ग्रीवियस हर्ट कॉज करना है, मैंने कुछ किया नहीं है, तो आप मुझे पनिश कर दोगे? तो आप मेरी बात को समझो। बड़ी साफ सीधी सी कहानी है कि मेंजरिया कहता है कि आपका गिल्टी माइंड है, पर आपका गिल्टी माइंड पनिशेबल तब होगा जब आपने जो है क्या किया होगा, कोई एक्ट किया होगा, कोई एक्ट किया होगा, तब आपका जो है वो पनिशेबल होगा। मेंजरिया एक सिंपल सी बात कहता है कि ऑफेंडर का होना ज़रूरी है, आपका गिल्टी माइंड होना ज़रूरी है, और उसके साथ आपने कोई एक्ट किया होना चाहिए। अब वो एक्ट जो है वो इंजरी करेगा कि नहीं करेगा, वो दूसरी स्टेज पे आ जाएगा, प्रिपरेशन पे, कि कब किन केसेस में प्रिपरेशन पनिशेबल होता है कि नहीं होता है। हर केस में प्रिपरेशन भी पनिशेबल नहीं होता है, वेरी सिंपल। इन एवरी केस प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। तो हम कहते हैं, यस वेरी गुड, तो हम कहते हैं बड़ी सिंपल सी बात कि मेंस रिया को स्टेजेस ऑफ क्राइम से रिलेट करो कि खाली मेंस रिया पनिशेबल नहीं है। आज मेरे दिमाग में ना मेरा जो है वो गिल्टी इंटेंशन है कि ना मैं यहाँ पे आग लगा दूं, तो आप मेरे को पनिश कर दोगे? अरे मेरा गिल्टी इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, बट मैंने कोई एक्ट तो नहीं किया ना। तो बस मेंस रिया खाली पनिशेबल नहीं होता, मेंस रिया पनिशेबल होता है व्हेन इट इज अकम्पनीड बाय एनी एक्ट। और वो एक्ट जो है वो प्रिपरेशन स्टेज पे भी हो सकता है, अटेम्प्ट स्टेज पे भी हो सकता है, और वो एकम्प्लिश भी हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि अब हमें स्टेजेस के हिसाब से पता लगाना है कि कब क्या चीज़ कैसे पनिशेबल है, कब कितने स्टेज पे कौन क्या चीज़ पनिशेबल है। आपको ये बात समझनी है। समझ में आई आपको मेरी बात? तो हमने कहा कि चलो ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को ऑफेंस बनाने के लिए मेंस रिया बहुत ज़रूरी है। अकम्पनीड बाय एक्टस रिया से दैट आई अंडरस्टैंड, बट मेंस रिया होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कहते हैं कि एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी मैन सिट्स रिया, एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वॉज सो। अब हम कहते हैं कि एक्ट भी एक आदमी को गिल्टी नहीं बताता जब तक उसकी इंटेंशन नहीं होती। पर हम कहते हैं इसकी एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन क्या है कि लेट्स सपोज कि सीडिशन हो गया, किडनैपिंग हो गया, रेप हो गया, ट्रैफिक वायलेशन हो गया, या कहाँ जहाँ पर यू आर सपोज टू नो द फैक्ट्स, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इस तरह में यहाँ पे आपका मेंस रिया है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल बी पनिशेबल फॉर वॉट एवर एक्ट यू हैव डन। समझ में आई आपको मेरी बात? तो बड़ी सिंपल सी और बड़ी नॉर्मल सी कहानी है कि हम कह रहे हैं मेंस रिया का मतलब गिल्टी एक्ट होता है, और खाली गिल्टी एक्ट पनिशेबल नहीं है, उसके साथ कोई एक्ट होना चाहिए। और वो आगे की कहानी मैं भी आपको समझाऊंगी कि वो एक्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कब एकम्प्लिशमेंट में तो हमेशा ही एक्ट पनिशेबल होगा, और पर वो एक्ट जो है वो क्या कहते हैं ऐसा होना चाहिए जो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल ना करे। अब एक्ट कुछ प्रिपरेशन भी पनिशेबल हो सकती है, कुछ एक्ट में अटेम्प्ट भी पनिशेबल हो सकता है, और काफ़ी कुछ में अकम्प्लिश, जब आपने एक्ट कर दिया, कमीशन कर दिया, तो पनिशेबल हो सकता है। समझ में आई आपको मेरी बात? तो हमने बस मेंस रिया की एक सिंपल सी ये कहानी समझी कि हमें ये बात पता होनी चाहिए, और इसका हमें एक्सेप्शन पता चल गया।
हमने कल जो है वो 2-3 चीज़ें पढ़ी। हमने 2-3 चीज़ें क्या पढ़ी? हमने 2-3 चीज़ें ये पढ़ी कि हमने एम एच जॉर्ज का केस पढ़ा। उसकी जो है वो स्मगलिंग कर रहा था गोल्ड की, ठीक है, तो उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। जब उसको अरेस्ट कर लिया गया तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई रूल बना हुआ है। तो हम पढ़ते हैं ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो बस हम ये बात कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, उसका मेंसरिया था नहीं था, उसका केस जो है वो किस में फॉल करेगा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में फॉल करेगा। हमने कल 2 चीज़ें पढ़ी ना, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी इज समथिंग जहां पर आपको मेंस रिया है, ठीक है, जहां पर आपका मेंस रिया है। बट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जहां पर आपका मेंस रिया नहीं है, बट स्टिल तब भी आप जो है उस ऑफेंस के लिए पनिशेबल हो। अब आपने किसी का रेप कर दिया, आप कह रहे हो मेरी इंटेंशन नहीं थी। अरे भाई, हमें इंटेंशन से फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या कहते हैं आपने एक ऑफेंस कमिट किया एंड यू विल बी पनिशेबल फॉर दैट, एज सिंपल एज दैट। तो मेंस रिया एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, मेंस रिया को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं मेयर मेंस रिया इज नॉट पनिशेबल एट ऑल। खाली गिल्टी माइंड, अब एक बात बताओ, अगर खाली गिल्टी माइंड पनिशेबल होने लगे तो आप सबको जो है वो पनिशेबल होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में बैठे बैठे हमारे दिमाग में 70 गिल्टी माइंड जाते हैं, तो सबके सबको हमको जेल जाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं मेयर मेंस रिया इज नॉट पनिशेबल अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय एनी एक्ट। और एक्ट जो है वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, अटेम्प्ट भी हो सकता है, प्रिपरेशन भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है। बस उसके बाद हमने कल एक केस पढ़ा था नथुलाल का। नथुलाल के केस में एक सिंपल सी बात की गई कि उसको कम्युनिकेट किया गया कि आपके पास जो है वो फूड लाइसेंस आ गया है, आप बेच सकते हो, पर फिजिकल कॉपी उसके पास नहीं आई थी। पर मीनवाइल उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया। तो अब ना वो तो इस प्रिजम्पशन में सामान बेच रहा था कि उसके पास लाइसेंस है, अब उसका कैंसिल हो गया, वो गुड फेथ में काम कर रहा था, हमें पता है कि भाई कोई मेंजरिया नहीं है, तो बस साफ सीधी सी बात है, उसको पनिश नहीं किया जाएगा। तो हमने ये सिंपल सी जो है वो कहानियों को समझा। इसके अलावा आपको मेंजरिया में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत जो डिक्टेशन थी वो मैंने आपको दे दी थी, इससे ज्यादा मेंजरिया इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम आएंगे कि व्हाट इज एक्टस रियस। मैंने आपको कल भी बताया था, बड़ी सिंपल सी कहानी है। एक्टस रियस जो है वो 3C पे डिपेंड करता है, कंडक्ट, consequence and circumstances, like conduct, circumstances and consequence I should say, कि कुछ conduct है, कुछ circumstances ऐसे हो गए और उसका consequence आया। conduct आपका ये है कि मैंने ना यहाँ से ना जो है ये पेन लिया, ठीक है, और ना मैंने ना जो ये पेन जो है ना ये कुशाग्र की तरफ दिया, और ना सर्कमस्टांस क्या है कि वो बातें कर रहा था, और ना मैंने तो उसको जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था कि बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। बट अब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि वो पेन ना उसकी आई में जाके लग गया। तो अब बात यह है कि क्या मैं पनिशेबल हूँ? इट डिपेंड्स ऑन दी सर्कमस्टांसेस, इट डिपेंड्स अपॉन दी मेंस रिया, इट डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग, ठीक है, कि मेरा कंडक्ट जो है वो पनिशेबल होगा कि नहीं होगा। समझ में आई बात आपको? तो हमेशा हर एक्ट भी जो है वो पनिशेबल नहीं होगा। तो आप ये बात समझो, हमेशा मेंस रिया भी पनिशेबल नहीं होगा, हमेशा एक्ट भी पनिशेबल नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन दी कंडक्ट, सर्कमस्टांसेस एंड दी कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर एवरीवन? एक चीज और, जब मैंने आपको मेंस रिया पढ़ाया तो मेंस रिया में कुछ वर्ड्स जो हैं वो बड़े आपको जो है ध्यान से समझने हैं। इंटेंशनली, नॉलेज, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस, आपको ये कुछ वर्ड्स हमेशा ध्यान में रखने हैं। वॉलंटरली, रीजन टू बिलीव, एवरीथिंग। हम कहते हैं, अब ना एक बच्चा कल शायद कंफ्यूज था कि मैम नेग्लिजेंस में और रेकलेसनेस में क्या डिफरेंस है। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, नेग्लिजेंस में आपका ड्यूटी ऑफ केयर है, आपने जो है अपना ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो सही से नहीं किया। रेकलेसनेस में यू डोंट हैव एनी ड्यूटी ऑफ केयर, बट आपके पार्ट पे रेकलेसनेस है कि आप जो है बिजी रोड पे 120 की स्पीड पे चला रहे हो, तो रेकलेसनेस की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है ना, एज सिंपल एज दैट। बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेग्लिजेंस इज समथिंग यू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर आप वो ड्यूटी जो है अच्छे से नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो इंटेंशन है ना, और मैंने आपको इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि नेग्लिजेंस क्या है, ड्यूटी ऑफ केयर ये है कि अब यहाँ पर हमें ना सपोज कैमरा लगाना है और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और हम हैमर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता है ना कि वैष्णवी को लग जाएगा, और फिर भी अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पार्ट पे क्या है, नेग्लिजेंस है, ठीक है ना। बट अब मान लो यहाँ पे कोई नहीं बैठा है और हम कर रहे हैं और हमने बाहर लगा दिया डू नॉट डिस्टर्ब, तो हमारे पार्ट में नेग्लिजेंस नहीं है, एज सिंपल एज दैट। माई ड्यूटी ऑफ केयर कि अगर यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ काम ना करूँ जिससे आपको जो है चोट लग जाए। तो आपको बेसिक चीज़ों को जो है वो समझना है। समझ में आई आपको बात? अब उसके बाद जो है ना इसमें ना बड़े सारे केस हैं। देखो, एक्टस रियस इज समथिंग, कोई जो है आप ना उसका एग्जाम्पल ले लो अजमल कसाब का, जब वो ना AK-47 लेके बॉम्ब लेके हाथ में जो है वो सारे काम कर रहे हैं, वो कह रहे मेरी मेंजरिया नहीं है, तो हमें मेंजरिया चाहिए यहाँ पे। अरे भैया, तुम बॉम्ब लगा रहे हो, तुम गोली से उड़ा रहे हो, तो तुम्हारी मेंजरिया है नहीं है, सानू की हमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया आरजीकर केस में वो कह रहे हैं मेरी मेंजरिया नहीं है रेप करने की। अरे भैया, तुम्हारी मेंजरिया है नहीं है, तुमने रेप तो किया है ना, साफ सीधी सी बात है, तुम्हारा एक्ट जो है वो पनिशेबल है।
तो आपको ये बातें जो है ये ध्यान में रखनी है। अब ये जो ये वाला केस है, करतार सिंह वाला केस है, करतार सिंह वाले केस में क्या था कि क्या उसका एक्टस रियस है टेररिज्म करने का, टेररिस्ट अटैक करने का। हम ये बात कह रहे हैं उसके पास बॉम्ब है, वो बॉम्ब जला रहा है, सब कुछ कर रहा है और कह रहा है मेरी मेंस रिया नहीं है। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता मेंस रिया है नहीं है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारा एक्ट अपने आप में ही जो है वो इतनी बड़ी बात कह रहा है कि तुम जो है वो टेररिस्ट एक्ट कर रहे हो और तुम जो पनिशेबल हो। बस आपको और कुछ नहीं करना है। अब ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक्टस रियस के ना दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक्टस रियस के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं? कमीशन एंड ओमिशन। आपको हमेशा याद रखना है। एक्टस रियस के दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कमीशन एंड ओमिशन। Commission and omission. What is commission? Commission is to do something. कमीशन का मतलब होता है कोई काम को करना, ओमिशन का मतलब होता है कि नॉट टू डू समथिंग। हाँ, कमीशन इज टू डू समथिंग, ओमिशन इज नॉट टू डू समथिंग। अब when you are not doing something, you have a duty ना, you are not doing it, your act is saying that it is your duty, you are not doing it. Your duty is to save a child because you are a security guard and you are omitting that duty. इसका मतलब आपका act serious ऐसा है जो punishable होना चाहिए। You are not doing it. लिख लो वरना भूल जाओगे। And what is commission? Commission is something that you are doing something causing hurt, grievous hurt, सब कुछ इस तरह से। मैं तो अभी आई नहीं हूँ उस एरिया पे, स्टेजेस ऑफ क्राइम पे। इंटेंशन तो मैंने अभी शुरू ही नहीं किया है, मैंने तो बताया ही नहीं अभी। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेंजरिया का मतलब है कि क्या कहते हैं, देखो मेरी बात को समझो। सब सिनोनिम्स हैं, चाहे इंटेंशन हो, चाहे मोटिव हो, चाहे नॉलेज हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इंटेंशन, मोटिव और नॉलेज ये सब कुछ जो है वो सिनोनिम है। इन अगर मैं आपको बताने जाऊँ कि इनमें क्या फ़र्क है, तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोटिव इज़ समथिंग कि ना कि आपका कोई जो है वो आउटकम क्या होने वाला है। इंटेंशन इज़ समथिंग कि आप सोच रहे हो, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना एक थिन लाइन डिफरेंस है कि इंटेंशन जो है वो स्टेज ऑफ क्राइम है, मोटिव जो है वो स्टेज ऑफ क्राइम नहीं है। ऑल आर इंटर रिलेटेड। नॉलेज इज़ समथिंग कि ना कि मेरे को देखो, इंटेंशन इज समथिंग कि मैं जो है मर्डर कर रही हूँ। नॉलेज इज समथिंग कि क्या कहते हैं ना कि मेरे को पता है कि मेरे को पता है कि उसका जो है ना वो सर्कमस्टांस क्या होने वाला है। सी मेरा इंटेंशन है कि मुझे ना क्या कहते हैं एक ही डेथ कॉज करनी है, पर मुझे नॉलेज है कि अगर इसकी जगह कोई और पर्सन होगा, अगर मैं उसके स्टमक पे जो है वो एक ब्लो दूंगी तो वो नहीं मरेगा, पर इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ वो ये मर जाएगा। दैट इज नॉलेज। इंटेंशन इज समथिंग कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ये कॉज करना है। आप बताओ क्या इंपॉर्टेंट है? क्यों? स्टेजेस ऑफ क्राइम में क्या लिखा है? आप मुझे एक बात बताओ कि क्या कहते हैं कि जब हम बात करें कि आप वर्ड्स तो बड़े सारे हैं, वर्ड्स तो बड़े सारे हैं, इंपॉर्टेंट हमें क्या है? जो हमको लिख के दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है ना, या हम अपना कुछ नया बना लें? वर्ड्स तो बड़े सारे हैं, हमें इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट से फर्क ही नहीं पड़ता। आप मुझे एक बात बताओ, वाई सच क्या कहते हैं वे क्वेश्चंस? अपने आप को अपने आप में डिफिकल्ट बनाए जाना है हमें। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं सामने वाले बंदे को तुमने कब जो है वो पनिशेबल करना है। बड़ी छोटी सी बात है। मेरी एक बात को समझ के चलिए आप सब लोग, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है। आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जो है ना आप अपना ब्रेन एक्स्ट्रा चलाओगे ना फंस जाओगे। अपने आप को मेंस और एक्टस रियस तक सीमित रखो, बात खत्म। अगर इससे आगे बढ़ोगे ना तो बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। क्या कहते हैं, कहीं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। ये वही वाला क्वेश्चन है कि एक आदमी को रोटी नहीं मिलती तो वो मर जाता, और वो जो है ना उस खिड़की खुली हुई थी, वो खिड़की में से कूद के जो है वो किचन में चला गया, उसने रोटी खा ली।
और वो फिर कूद के बाहर चला गया, क्या ये थेफ्ट है कि नहीं है, क्या ये ट्रेसपास है कि नहीं है? तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मैम, अगर उसको नहीं मिलती तो वो मर जाता, तो ये ट्रेसपास नहीं है। अरे भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले दिन ही बताया, क्राइम जो है वो सोशल, मॉरल, लीगल हो सकता है, बट हमारे में पनिशेबल वही है, समथिंग दैट इज प्रोहाइबिटेड बाय लॉ। प्रोहाइबिटेड बाय लॉ है कि आज मेरा ये गेट बंद है, कोई इसको तोड़ के अंदर आएगा तो वो ट्रेसपास ही कहलाएगा, बात खत्म। उसकी इंटेंशन है, उसकी नॉलेज है या क्या है क्या नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्यों तोड़ा तुमने दरवाजा, बस। आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। कल को आप आओगे कि मैम मोटिव और इंटेंशन में डिफरेंस बताओ, मोटिव और नॉलेज में डिफरेंस बताओ। मैं आपको कह रही हूं कि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अगर मैं आपको डिफरेंस बताने लगूं तो इंटेंट और इंटेंशन में भी डिफरेंस है, बट क्या हमसे कोई पूछ रहा है? कभी कोई नहीं पूछेगा। आप कहो कि मैम अगर पूछ लिया तो, अरे भाई पूछने के लिए बहुत कुछ है उनके पास। चलो आई विल आस्क यू, जिसको बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट है, जिसको बेसिक पता है, आप मुझे बताओ, एक फीमेल है, उसका हस्बैंड सुबह 9 बजे ना ऑफिस जा रहा है, और एक एक करके सब अपना अपना आंसर देंगे। एक हस्बैंड जो है वो सुबह सुबह ऑफिस जा रहा है 9 बजे, और ना वाइफ जो है वो ना अपने ऊपर केरोसिन डाल के बैठ गई है, केरोसिन बॉक्स पे, और वो बैठ के उसके हाथ में ना मैच स्टिक है, और वो कह रही है कि जब तक तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं दोगे ना शॉपिंग के लिए, तो क्या कहते हैं मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी, और प्लस मैं अपने आप में आग लगा लूंगी। तो उसका हस्बैंड जो है वो ना उसको 5 लाख रुपए दे देता है और जाता है और पुलिस में जाके ना FIR लॉन्च करा देता है। बताओ मुझे कि क्या कहते हैं कि ये केस जो है ये फीमेल पे किस चीज का केस बनेगा? इंस्टेंट फियर ऑफ इंस्टेंट। शिवानी, कोई बात नहीं, छोड़ दो। विद्या, बस खत्म काम। एक्सटॉर्शन का केस बन गया। एक्सटॉर्शन के केस में पति ने FIR लॉन्च करा दी कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पुलिस वाले ने चार्ज बना दिया एक्सटॉर्शन का। क्यों भाई? जब पति क्या कहते हैं, जब पत्नी जो है पति की बॉडी काट के क्या कहते हैं फ्रिज में डाल सकती है, तो केस नहीं बनेगा मर्डर का? क्यों एक्सटॉर्शन का क्यों नहीं बनेगा? आज मैं अपने पति को बोल दूं कि क्या कहते हैं कि अगर तुम जो है ना क्या कहते हैं मुझे 5 लाख रुपए नहीं दोगे, तो जो है क्या कहते हैं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं मर जाऊंगी। वो बेचारा क्या करेगा? ये कहेगा दुनिया में कि मेरी पत्नी है ना बेचारी, इससे चलो मैं 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसकी लाइबिलिटी है देने की। अच्छा ऐसे तुम शादी मत करना बेटा, तुम्हारी बीवी तो तुम्हारा बहुत फायदा उठाएगी। माना कि पति भले इंसान होते हैं, पर इतना भला बनने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग ना मेरी बात को समझो, तभी मैं कहती हूँ बॉयज को कि लड़कियों से बच के चलो। ओ चलिए, इसलिए नहीं कह रही कि उनमें दिक्कत है, तुम मुंह रखो इसलिए। जैसे वो कह रहे हैं पति पत्नी में भी एक्सटॉर्शन हो सकता है क्या? जब पति पत्नी में म्यूचुअल कंसेंट और डाइवोर्स हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, तो एक्सटॉर्शन क्यों नहीं हो सकता भैया? जब वो मोटी मोटी एलिमनी लेके जो है वो जाती हैं, तब 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 वेरी गुड अफजल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आप मेरी बात को समझिए, बहुत सिंपल बेसिक। मेरे को पता है आप लोगों के साथ स्ट्रिक्ट क्यों होना पड़ता है, क्योंकि आपका दिमाग ना इधर उधर भागने लगता है, आपका ब्रेन जो है ना फिर वो इधर उधर भागने लगता है, आप ना क्वेश्चन से डाइवर्ट हो जाते हो। आपको क्वेश्चन पे ना जो है वो बिल्कुल फिक्स रहना है। धरती पे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो अब जो है आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, हमें अपने वर्ड्स पे स्टिक्ट रहना है कि क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड अकम्पलिशमेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोटिव नहीं होता है, बट अगर आप अपनी बात पे अटक गए ना कि अच्छा ठीक है मैम इंटेंशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि आपको दिया आता है मोटिव, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, अकम्पलिशमेंट, टेल मी व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ क्राइम, ABCD, ABC, BCD, इस तरह से आता है, और आप ना बिना सोचे समझे
ABCD पे टिक कराते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मोटिव और इंटेंशन तो सेम चीज़ें हैं, बट हम कह रहे हैं आपको शब्दों को पकड़ना है। चीज़ें बेशक ही सेम हो पर शब्द जो है वो याद रखने हैं। जब आप अभी एविडेंस एक्ट करेंगे तो आप जब आप एविडेंस एक्ट कर रहे हैं तो एविडेंस एक्ट में आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि वो आपको पूरा लिख के देते हैं, कंडक्ट, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ उसी पे ही, उससे अलग कुछ नहीं। तो सिमिलरली इंटेंशन इज इंटेंशन, प्रेपरेशन इज प्रेपरेशन, अटेम्प्ट इज अटेम्प्ट एंड अकम्पलिशमेंट इज अकम्पलिशमेंट, जिसको कुछ लोग कमीशन भी लिख सकते हैं। तो आपको इधर उधर नहीं भागना है। अब मेरी कहानी को समझो। हमने एक सिंपल सी बात का जिक्र किया कि एक्टस रियस होता है जो एक एक्ट होता है, मेंस रिया होता है जो कि क्या कहते हैं गिल्टी माइंड होता है। हम कह रहे हैं अकेले मेंस रिया पनिशेबल नहीं है, अकेले एक्टस रियस पनिशेबल नहीं है, दोनों साथ साथ चलेंगे। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर जो है अगर मेंजरिया नहीं भी है बट आपका कंडक्ट जो है वो इस बात को जता रहा है तो अब वो पनिशेबल हो सकता है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। अब जो है मुझे ना आपको इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं बताना, मैं आपको साफ सी बात बताऊं क्योंकि ना आपको बेमतलब में कंफ्यूज होने की बात है। कल जो है हमें समीर कह रहे थे मैम एक्टस रियस में हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे और एक्टस रियस में, क्योंकि हमारे पास कंडक्ट को पढ़ने के लिए पूरा जो है वो भारतीय न्याय संहिता पढ़ा है। हम एक एक कंडक्ट जो है वो पढ़ेंगे। कल मैंने आपको कहा था कि ना मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें मेंस रिया किसमें है, एक्टस रियस किसमें है। मैं आपसे आज नहीं पूछूंगी क्योंकि ना मैं एक बात को समझ पा रही हूँ कि ना आप लोग जो है वो एसेंस नहीं पकड़ पा रहे। आप लोग एसेंस क्यों नहीं पकड़ पा रहे कि आप लोग जो है ना वो, मैंने आपको कहा कि ना असॉल्ट में जो है वो मेंस रिया क्या है। अच्छा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। हम कह रहे हैं आपको एक चीज याद रखना है, मेंस रिया इज ऑलवेज ह्यूमन, समथिंग विच इज गोइंग इन द ह्यूमन माइंड। एवरी टाइम एनालाइजिंग ह्यूमन माइंड इज रियली नॉट पॉसिबल। बट हम अब कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, मैंने कहा कि मेरे हाथ में गोली है, मैंने आपको कहा कि मार दूंगी मार दूंगी, लेट्स सपोज फॉरगेट दैट, मैंने कहा कि आई थ्रो इट टुवर्ड्स यू, दिस इज माई जेस्चर, एक्टिस। अब हाउ कैन यू से दैट कि मेरा मेंस रिया क्या है। मेरे आपको एक्ट से पता चल रहा है पर कहीं ना कहीं मेरा इंटेंशन ये है कि आई डू दैट। तो आप मेरी बात को समझो, हमेशा एक्टस रियस बताना इज कंपैरेटिवली इजी बट मेंस रिया बताना इज नॉट ऑलवेज इजी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। समझ में आई आपको बात? ठीक है, अब जो है एक और चीज़ समझते हैं। तो हम इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और बता देती हूँ, हमने आपके स्टडी मटेरियल में कुछ एग्जाम्पल्स डलवाए हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर जो है वो 101 BNS में दिया हुआ है। वो कहते हैं कि मर्डर में जो है वो मेंस रिया क्या है, इंटेंशन ऑफ व्हाट, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। उसका एक्टस रियस क्या है, कॉजिंग डेथ ऑफ दैट पर्सन, कॉजिंग डेथ ऑफ दैट पर्सन, दैट इज एक्टस रियस। ठीक है, अब मैं आपको कह रही हूँ कि थेफ्ट में जो है वो मेंस रिया क्या है। डिसऑनेस्टी उस प्रॉपर्टी को लेके जाना, व्हाट इज एक्टस रियस। मूविंग, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आप इतना ही बता पा रहे हो, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैं कह रही हूँ कि मेरी ना ये रिंग जो है वो यहाँ पे रखी है, ठीक है, आई एम दी ओनर ऑफ दिस रिंग। अब मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि जब मैंने अपनी ये रिंग यहाँ पे रखी तो मैंने अपने घर पे चाय पे बुला लिया समीर को, नॉट समीर को, मैंने अपने घर पे चाय पे बुला लिया ए को, अभिषेक को। अभिषेक कह रहे मुझे बुला लो मैम, ठीक है, तो मैंने अपने घर पे चाय पे बुला लिया अभिषेक को। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बहुत फ़र्क है। अभिषेक ने देखा कि क्या कहते हैं ना कि अच्छा ये रिंग रखी है। अब अभिषेक ने जो है ये रिंग जो है इधर रखी थी, अभिषेक ने बस जो ये रिंग है ना इसको हल्का सा मूव करके और ना सोफा के नीचे कर दिया। जैसे ही अभिषेक ने इस प्रॉपर्टी को, मूवेबल को मूव कर दिया, अब पोजेशन की बात ही नहीं है। आउट ऑफ द पोजेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप मेरे घर से बाहर ले गए, इसका मतलब ये कि आपने उसको यहाँ छुपा दिया कि मैं दोबारा आऊँगा तो मैं उठा के ले जाऊँगा। ये भी थेफ्ट है, ये भी थेफ्ट है। बट हम कह रहे हैं कि अब आप लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए, वहाँ पर ना बारिश आ रही थी और ना बहुत सारे अम्ब्रेलाज जो है वो बाहर रखे थे। ठीक है, आपने ना गुड फेथ में प्रिज्यूम किया कि ये अम्ब्रेला मेरा ही है, क्योंकि आप नहीं जज कर पाए कि भाई ये अम्ब्रेला जो है ये किसी और का हो सकता है, और आप उसे लेके चले गए, तो क्या थेफ्ट है? नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि कभी कभी मेंस रिया, एक्टस रियस, हर चीज़ डिपेंड करती है सर्कमस्टांसेस पे। सर अगर देखा जाए तो आपका एक्टस रियस था कि आप अम्ब्रेला उठा के ले गए किसी और का,
पर मेंसरिया तो नहीं था ना, क्योंकि गुड फेथ था। तो हम जो है हमेशा चीज़ें देखते हैं, हम हमेशा सर्कमस्टांसेस देखते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं। और जब आप धीरे 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 इलस्ट्रेशन पढ़ोगे, आगे एग्जाम्पल पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि कब क्या चीज़ पनिशेबल है और क्या चीज़ पनिशेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक लैंडमार्क एग्जाम्पल दिया था कि एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, तो हस्बैंड ने वाइफ को जो है ना वो धक्का दिया, तो वो गिर गई। झगड़ा हुआ, वो बेशक ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की इंटेंशन होगी, हर्ट कॉज करने की इंटेंशन होगी, वो गिर गई। तो वो गिर गई तो उसको जो है वो इधर ब्रेन पे चोट लग गई, तो वो बेहोश हो गई। बट हस्बैंड को लगा कि वो मर गई। हस्बैंड का इंटेंशन उसका डेथ कॉज करने का नहीं था, पर हस्बैंड ने जो है ना वो एविडेंस को कंसील करने के लिए, चीज़ों को छुपाने के लिए उसको ना पंखे से लटका दिया कि ये दिखे कि उसने सुसाइड किया है। तो क्या अब हम हस्बैंड को मर्डर के लिए लाइबल कर देंगे? नहीं करेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कभी कभी एक्टर्स तो ये दिखा रहा है कि मर्डर कॉज हो गया है, कंडक्ट आपको लग रहा हो गया है, बट ऐसा नहीं है। हम उसको जो है ऑब्वियसली ग्रीवियस हर्ट के लिए करेंगे, पर उसके साथ जो है वो फैब्रिकेशन के लिए भी करेंगे कि आपने जो एविडेंस को जो है वो करने की कोशिश की। तो आप प्लीज समझो कि जैसे जैसे आप भारतीय न्याय संहिता में आगे बढ़ोगे ना, तो वैसे वैसे आप चीज़ों को समझ पाओगे कि कब मेंजरिया पनिशेबल है, कब जो है वो एक्टस रियस पनिशेबल है। अभी अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लूंगी। जब मैं अटेम्प्ट पे आऊंगी, मेरा इंटेंशन है चोरी करने का। मैंने वैष्णवी और मैं जा रहे थे, मैंने ना वैष्णवी की पॉकेट में हाथ डाला चोरी करने के लिए कि कुछ तो पैसे होंगे इसके पॉकेट में, बट वैष्णवी का पॉकेट खाली था। तो क्या मैं पनिशेबल नहीं होंगी जस्ट बिकॉज वैष्णवी का पॉकेट जो है वो एम्प्टी है? अब कोई और, आप अगर आप होगे ना तो आप कहोगे हाँ मैम कुछ मिला थोड़ी ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल टू गिव, बट यू नीड टू कीप योर पेशेंस रखो। जब 4 अप्रैल तो वो बोलते हैं हमारा 10 अप्रैल तो हो ही जाएगा। जब 10 अप्रैल को आपका भारतीय न्याय संहिता खत्म होगा तो आपके पास 1000 से ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे, आपके पास बहुत कुछ होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज एक्टस रियस, व्हाट इज मेंजरिया, हाउ इट इज पनिशेबल। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे आपको इससे ज्यादा एक्टस रियस और मेंजरिया में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज इनफ, क्योंकि हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो पढ़ेंगे। अब आगे आते हैं। अब हम अपने पॉइंट पे आए कि व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम का सबसे पहला पोर्शन है इंटेंशन। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इंटेंशन क्या होता है, तो आप मेरी बात को समझिएगा। इंटेंशन है एक बड़ी छोटी सी चीज़ है जहां पर मेंटल एलिमेंट है। आपका इंटेंशन है कि मुझे ये काम करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, मेरी ये इंटेंशन है भाई कि क्या कहते हैं मुझे ये काम करना है, तो यू हैव दिस इंटेंट। बड़ी साफ सीधी और छोटी सी बात है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि व्हाट इज इंटेंशन। इंटेंशन इज समथिंग, दिस मेंटल एलिमेंट, कि आप कोई क्राइम जो है वो करना चाहते हो, आपका इंटेंशन है। और एक बात और लिख लो, इंटेंशन कुछ नहीं होता, इंटेंशन इज द डिजायर ऑफ अ पर्सन, और वो डिजायर जो है वो कॉन्सिक्वेंस को फॉलो करता है। तो इंटेंशन इज नथिंग, इंटेंशन इज द डिजायर टू प्रोड्यूस द कॉन्सिक्वेंस। आप इस बात को लिख सकते हैं, इंटेंशन इज नथिंग, इंटेंशन इज टू प्रोड्यूस द डिजायर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। इंटेंशन मीन्स अ डिजायर टू प्रोड्यूस कॉन्सिक्वेंस। और एक बात याद रखना, इंटेंशन इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका यही है अभिषेक, मोटिव और इंटेंशन के कंपैरिजन में इंटेंशन हाईएस्ट डिग्री है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, इससे पहले ना मैं आगे बढ़ूं। इंटेंशन होता है ना, आप अपनी कॉपी में लिख लो कि इंटेंशन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑफेंस। इंटेंशन एक ऐसी चीज है जो ऑफेंस से रिलेटेड है, बट मोटिव जो है ना दैट इज रिलेटेड टू एविडेंस। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया कि आप इस बात को ऐसे समझो कि आप ना कैसे बाइफरकेट कर सकते हो दो चीज़ों को।
इंटेंशन जो है वो आपकी ऑफेंस कॉज करने की है, पर मोटिव जो है दैट इज रिलेटेड टू एविडेंस। अगर मैं रेफर करूं सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कि हम कहते हैं मोटिव इज अ रेलिवेंट फैक्ट, कि मोटिव जो है वो एक रेलिवेंट फैक्ट है। और एक बात समझना, मोटिव इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव इंटेंशन। मोटिव जरूरी नहीं है इंटेंशन प्रूव करने के लिए। आप मेरी बात को समझो कि कोई ऑफेंस प्रूव करने के लिए बच्चे मोटिव जरूरी नहीं है। एविडेंस अगर मिल जाता है तो प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है कि उसका मोटिव था। जैसे कि क्या हुआ कि ना वो साथ में रिवॉल्वर लेके चल रहा था, प्रिपरेशन अटेम्प्ट सब कुछ है, पर वो रिवॉल्वर साथ में लेके चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका मोटिव था आपको मारने का। तो हमने देख लिया कि भी क्या कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी सलमान खान कह रही हूँ, सैफ अली खान का जो ये केस आया, तो हालांकि कोई पकड़ा नहीं गया है, पर मैं आपको सिर्फ स्टोरी फॉर्म में बता रही हूँ। सैफ अली खान का जो केस आया उसमें जो है ना क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि हमने कैमरे में ना उसको चाकू खरीदते हुए देखा। चाकू खरीदना इज वॉट, चाकू खरीदना एक मोटिव था कि भी वो चाकू खरीद रहा था। अभी ये मत कहना मैम वो प्रिपरेशन आएगा, प्रिपरेशन भी बताऊंगी क्या आता है, ठीक है। बट अब वो गया, उसने चोरी की, ये सब इंटेंशन है, कंडक्ट है, इंटेंशन है कि वो आगे चल रहा है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि मोटिव जो है ना वो एविडेंस हो सकता है, पर मोटिव जो है वो कभी भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा स्टेजेस ऑफ क्राइम का। पहली बात। मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखो, दो क्वेश्चन है, हाउ वॉज द ऑफेंस कमिटेड। हाउ वॉज द ऑफेंस कमिटेड, पहला क्वेश्चन। कभी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप बस इस बात को समझ लेना। हाउ वॉज द ऑफेंस कमिटेड इज वन क्वेश्चन, कि ऑफेंस कैसे कमिट हुआ। वाई वॉज द ऑफेंस कमिटेड इज अनदर क्वेश्चन। हाउ वॉज द ऑफेंस कमिटेड एक क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑफेंस कमिटेड एक अनदर क्वेश्चन है। हाउ ऑफेंस इज कमिटेड बिकॉज ऑफ द इंटेंशन लिख लो। ऑफेंस कैसे कमिट हुआ, आपका इंटेंशन था ना, इसलिए कमिट हुआ। एंड वाई वॉज द ऑफेंस कमिटेड, ऑफेंस कमिट क्यों किया गया, दैट इज मोटिव। आई होप आपको जीवन में कभी अब कभी इस पे जो है वो डाउट नहीं होगा। ऑफेंस कमिट क्यों किया गया, सुनो मेरी बात, इंटेंशन थी चोरी करने की, पर ऑफेंस कमिट इसलिए हुआ, मुझे पता चल गया कि वो कुंभ के मेले में जा रहा है और उसके पास जेब में 1 लाख रुपए हैं, तो मोटिव है चोरी करना, पर इंटेंशन थी कि चोरी करनी ही है। तो वाई ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज मोटिव, हाउ ऑफेंस वॉज कमिटेड इज इंटेंशन। क्लियर। एक चीज और समझना, मोटिव का आईपीसी में कोई रोल नहीं है, मोटिव का आईपीसी में कोई रोल नहीं है, पर मोटिव का आईपीसी में एक बहुत बड़ा रोल है कि जब हम क्वांटम ऑफ सेंटेंस देते हैं तो मोटिव रिक्वायर्ड है। मोटिव का आईपीसी में वैसे कोई रोल नहीं है, बट जब हम क्वांटम ऑफ सेंटेंस देते हैं तो मोटिव बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, देखो दिमाग ना खोल कर बैठो भाई, बहुत वाइड बातें बता रही हूं, नहीं मिलेगी किसी बुक में लिखी हुई, यू विल नॉट गेट दिस इन बुक्स। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूं, आप ना मेरी बात को समझना। मैंने एक एक्ट कमिट कर दिया, मेरी इंटेंशन है, मैं ये मियाँ बीवी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, झगड़ा हुआ, हर्ट कॉज हुआ, गिर गई बेचारी, सर पे चोट लग गई, पति को लगा कि वो मर गई, उसने उसको हैंग कर दिया, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं मोटिव भी दो तरीके के होते हैं, गुड मोटिव, बैड मोटिव, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, गुड मोटिव, बैड मोटिव। हम कह रहे हैं कि मोटिव का आईपीसी में कोई लेना देना नहीं है। क्यों कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें देखना है व्हाट इज द इंटेंशन, बट हम कह रहे हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि भाई कोई मोटिव है, कोई मोटिव है, तो हमको जो है केस डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी। ये बात तो मैं गलत नहीं कह रही ना, अगर मुझे पता चल जाए अच्छा इसके मन में तो चोर है,
तो मुझे केस डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी ना अगर मोटिव प्रूव हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं मोटिव इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एविडेंस। हम कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में मोटिव इज अ रेलेवेंट फैक्ट। अभी जब आप बीएसए पढ़ोगे तो सर आपको समझाएंगे ये बात कि कब मोटिव जो है वो रेलेवेंट फैक्ट होता है। मैं आपको कह रही हूं कि हाउ ऑफेंस इज कमिटेड इज इंटेंशन। मेरी इंटेंशन थी कि मुझे गोली मार के करना है। द ऑफेंस इज कमिटेड बिकॉज ऑफ माय इंटेंशन। ऑफेंस, व्हाई वाज द ऑफेंस इज कमिटेड, दिस वाज माय मोटिव। अब मैं आपको कह रही हूं, मैं आपको क्यों ये बात बता रही हूं कि मोटिव जो है वो जरूरी है क्वांटम ऑफ सेंटेंस देने के लिए। अगर कोर्ट में ये बात प्रूव हो जाए कि इसका मोटिव जो है वो गुड था पर हाँ इसने गलती तो की है, इसका एक्ट जो है वो पनिशेबल है, तो आपको सेंटेंस कम मिलेगी। क्योंकि हम तो लिखते हैं ना मैक्सिमम 7 years अप टू 7 years। तो क्या हमेशा 7 साल ही मिलती है? अपने माइंड्स को खोल के बैठो इस बातों के लिए। तो हम कह रहे हैं कि हमेशा 7 साल तो नहीं मिलती ना। तो हम कहते हैं कि जहां पे हमें लगता है कि भाई मोटिव हमें पता चल गया और इसका मोटिव ना क्या कहते हैं इतना बुरा नहीं था, हाँ एक्ट पनिशेबल है, इसकी इंटेंशन भी होगी पर इसका मोटिव इतना गलत नहीं था, तो लेस पनिशमेंट। पर हमें पता चल गया कि इसका मोटिव ही जो है वो क्या था, बैड था, इसकी तो नियत में ही खोट था, तो हम कहेंगे कितना, मोर पनिशमेंट। तो हम कह रहे हैं कि मोटिव केस डिसाइड करने के लिए जरूरी नहीं है कि ऑफेंस कैसे हुआ उसके लिए जरूरी नहीं है, पर एविडेंस के लिए और क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है। ये बात आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, बस इस बात को समझ लो। और एक लाइन लिखवा रही हूं उसको भी लिख लो। इंटरव्यू में ये लाइन आप जरूर बता के आइएगा अगर कोई गलती से आपसे पूछ ले, डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। 2-3 बातें लिखो। इंटेंशन इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑफेंस। Intention is an ingredient of an offense. Motive can be evidence of an offense. Write down, motive becomes directly instrumental. Motive becomes directly instrumental in the भारतीय न्याय संहिता. Motive becomes instrumental in the भारतीय न्याय संहिता in determining the quantum of sentence. In determining the quantum of sentence. एक चीज और, मोटिव क्लियर हो गया, इंटेंशन क्लियर हो गया। अब एक बात नॉलेज की भी समझ लो, जो कि नॉलेज स्टेजेस ऑफ क्राइम में कहीं नहीं आता। नॉलेज जो है वो लास्ट डिग्री होता है। हमें पता है कि हमारी एक्ट के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, नॉलेज तो हमें पता है कि हमारी एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, बट ये लास्ट डिग्री है, हाई बिल्कुल लास्ट डिग्री है। हमें अवेयरनेस है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। लास्ट कह सकते हो या लीस्ट कह सकते हो, कंसिडरेशन में हम लेते हैं, बट इट विल बी द लीस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया, लोएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया, कि yes we have awareness that something will likely to be done. Something which is likely to be done. देखो, सिर्फ एक बात को समझना कि अगर हम बात करें प्रीलिम्स की तो आपको स्टेजेस ऑफ क्राइम क्लियर होने चाहिए, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। पर हालांकि पेपर में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि डिफरेंस इनका बताओ, उनका बताओ, ये बताओ, वो बताओ। पर अब मैं आपको एक चीज़ कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें इंटर रिलेटेड क्यों हैं। मुझे पता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है और मैं उसको ब्लो दे रही हूँ, तो आई हैव दिस नॉलेज, आई हैव दिस अवेयरनेस कि ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, ये सारी बात ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ कि अब ना क्यों चीज़ें जो है वो बहुत डिफ़र करती हैं, क्यों इंटेंशन जो है वो बहुत डिफ़र करती है। मैं कह रही हूँ कि मैंने ना एक सिंगल लाठी ली
एक मैंने एक लाठी ली और ना मैंने एक लाठी से एक ब्लो जो है वो समीर को मारा, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि मेरा क्या इंटेंशन हो सकता है? कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा मतलब कुछ भी इंटेंशन हो सकता है, बट मेरे को नॉलेज है कि मैं शायद एक सिंगल लाठी समीर को मारूंगी तो कुछ हो सकता है, लीस्ट डिग्री। प्लीज अंडरस्टैंड दैट लीस्ट डिग्री ऑफ मेंजरिया, आई नो समथिंग विल हैपन। एग्जाम्पल्स को समझिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, पर मैंने ना जो है अब एक सिंगल लाठी मारना, आई हैव नॉलेज कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, नेचुरल आदमी ये बात को समझ सकता है, बट मैंने ना लाठी लेके समीर को मारती रही। आई हैव दिस इंटेंशन टू कॉज डेथ, क्लियर। पर अब हमने पढ़ा कि सिंगल लाठी का ब्लो जो है वो मैंने समीर को लगाया तो मेरे को नॉलेज था, बट अगर यही जो है मैंने ब्लो उसको आयरन रॉड से लगाया हो तो मेरे को पता है कि ऐसा होगा। समझ में आई आपको बात? तो अब आपको धीरे धीरे आईपीसी में आगे बढ़ना है, तो आपको इसी तरह से समझना है कि कब आपको लग रहा है कि एक सिंगल एक्ट जो है वो पनिशेबल हो सकता है। जैसे कल उस बच्चे ने पूछा था ना कि मैंने यहाँ भी तोड़ दिया, वहां पे भी तोड़ दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मैं कह रही हूँ मैं आपको 4 चांटे मारूं, 1 चांटा मारूं, बात तो एक ही है। ये थोड़ी ना कि मैंने आपको 4 चांटे मारे और उसकी सजा 1 साल की है तो मेरे को 4 साल की सजा हो जाएगी। इट इज नॉट लाइक दैट। तो हमें आईपीसी, हमें भारतीय न्याय संहिता ऐसे ही पढ़ना है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। हम आगे आते हैं प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन कुछ नहीं है, प्रिपरेशन ये है कि आप अब जो आपकी इंटेंशन थी ना, आप उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गए हो, ये सेकंड स्टेज है, आप उसमें आगे बढ़ गए हो और आपने ना अब कुछ जो है वो कोशिश की है कोई काम करने की, प्रिपेयर आप कर रहे हो कोई काम करने के लिए। और हम कह रहे हैं नॉट एवरी केस इज पनिशेबल फॉर प्रिपरेशन, बट प्रिपरेशन के कुछ केसेस हैं जो पनिशेबल हैं भारतीय न्याय संहिता में, कि इन केसेस की प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल है, अगर आप प्रिपेयर भी करते हो तो वो पनिशेबल है। तो अब कोर्ट हमें कहता है कि लेट सपोज कि आप ना पहले लिखो कि कौन कौन से प्रिपरेशन पनिशेबल है। आप पहले एक लिस्ट बनाओ, मेक द लिस्ट कि किन किन केसेस में प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल है, क्योंकि ना प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लिख लीजिएगा, राइट डाउन। सेक्शन 149 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 149 ऑफ बीएनएस और ब्रैकेट में कर लो सेक्शन 122 ऑफ आईपीसी, जो लोग हिमाचल दे रहे हैं। 149 ऑफ बीएनएस, ब्रैकेट में कर लो 122 ऑफ आईपीसी, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। क्या हुआ कि मैंने ना बहुत सारे आर्म्स इकट्ठे कर लिए कि मैं जो है वो वेजिंग वॉर के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया हो, चाहे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया हो, पर मेरी ये प्रिपरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, पनिशेबल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात। आओ दूसरा पॉइंट लिखो, सेक्शन 154 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 154 ऑफ बीएनएस और ब्रैकेट में कर लो 126 ऑफ आईपीसी, 126 ऑफ आईपीसी, प्रिपरेशन टू कमिट, प्रिपरेशन टू कमिट depredation in the territory of, depredation in the territory of a friendly power, depredation in the territory of a friendly power। जब इसे पढ़ेंगे तब लिखेंगे, आगे लिखो सेक्शन 310 क्लॉज 4 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 310 क्लॉज 4 ऑफ बीएनएस, ब्रैकेट में कर लो सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी, प्रिपरेशन टू कमिट डकॉइटी, आगे लिखो सेक्शन 181 ऑफ बीएनएस, और इसके ब्रैकेट में लिखो 233 ऑफ आईपीसी,
181 of BNS, 233 of IPC. लिखो मेकिंग कॉमा सेलिंग, मेकिंग कॉमा सेलिंग और बीइंग इन पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, or being in possession of instruments for counterfeiting of coins, for counterfeiting of coins or stamps, counterfeiting of coins or stamps, comma currency notes or bank notes, comma currency notes or bank notes. आगे लिखो, ये जो काम आपको करना चाहिए काम मैं आपको करके दे रही हूँ, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और प्रीलिम्स में फिर भी गलत करके आओगे ना तो तुम देखना. सेक्शन 341, comma 339 and 342 of BNS. मैं रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन नंबर 341, 339 एंड 342 ऑफ BNS. ब्रैकेट में लिख लो 472, 473, 474 एंड 475 ऑफ IPC. 473, 474, 475 of IPC. Making or possessing counterfeit seals, etc. Making or possessing counterfeit seals, etc. and possessing forged record of court, and possessing forged record of court, comma public register, comma valuable security or will, etc. and possessing counterfeiting marked material, and possessing counterfeiting marked material, etc. आगे लिखो सेक्शन 348 and 349 of BNS, 348 and 349 of BNS. Section 485 and 486 of IPC. Section 485 and 486 of IPC. Making or possessing instrument for counterfeiting a property mark, making or possessing a instrument for counterfeiting a property mark and selling or possessing goods with counterfeit property mark, and selling or possessing goods with counterfeit property mark. लास्ट लिखिए सेक्शन 182 ऑफ BNS, सेक्शन 182 ऑफ BNS, ब्रैकेट में लिखिए 489D ऑफ IPC, 489D of IPC. Making or using documents resembling currency notes
और बैंक नोट्स, रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। की पूरी लिस्ट आप याद रखेंगे। 7 पॉइंट्स आर देयर। ये 7 के 7 पॉइंट्स जो है वो आप प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे। इन्हें नहीं भूलना है। क्लियर? तो बस हम ये बात कह रहे हैं कि अगर इनमें से किसी भी चीज़ का जो है वो क्या हुआ होगा, प्रिपरेशन हुआ होगा, तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। बस बात खत्म। प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता मुझे आपको और कुछ डिटेल में बताने की ज़रूरत है। प्रिपरेशन इज समथिंग जो आपने कोशिश करी है। आप अगर काउंटर फिट कॉइन बना रहे हो, आप ऐसा कुछ भी, आपने मशीन ले आए हो, आप छापना शुरू कर रहे हो, या आपने डिज़ाइन कर लिया है, तो हर उस चीज़ का प्रिपरेशन जो है वो क्या है, पनिशेबल है। बात खत्म। क्लियर एवरीवन? चलिए अब हम आते हैं अटेम्प्ट पे। और ना मैं अटेम्प्ट के लिए, अटेम्प्ट से पहले मैं आपको ना एक दो चीज़ें समझा देती हूँ। मुझे आपको अटेम्प्ट में ना बहुत कुछ पढ़ाना है। शायद आपने अपनी लाइफ में ना कभी अटेम्प्ट इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। मुझे आपको ना अटेम्प्ट का लैंडमार्क केस भी कराना है। मुझे अटेम्प्ट में आपको ये भी बताना है कि वो कब क्या किस लिए यूज़ करते हैं। बट मैं आज आपको अटेम्प्ट उतनी डिटेल में नहीं कराऊंगी। मैं अटेम्प्ट से पहले आपको एक चीज़ कराना चाहती हूँ, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट इज व्हाट? अकम्पलिशमेंट इज समथिंग यू हैव कमिटेड एनी क्राइम। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये लास्ट स्टेज है और हम इसे कहते हैं कि ये सक्सेसफुल कंप्लीशन है, कि आपने जो डिजायर किया था, आपने जो इंटेंट किया था, वो काम आपने कर दिया है। मतलब आपने उस काम के लिए प्रिपरेशन की होगी, फिर आपने अटेम्प्ट किया होगा और फिर वो जो है वो कमीशन हो गया। तो दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द क्राइम। और अटेम्प्ट जो ये कमीशन है ना, इसमें आप पनिश उसी काम के लिए होगे जो आपने एक्ट कमिट किया है, ना कोई अटेम्प्ट ना कोई प्रिपरेशन। अब मैंने पहले प्रिपेयर किया, मैं गोली लेकर आई, चलाया, अटेम्प्ट किया और अब मैंने मार दिया और वो मर गया, तो आई, तो यू नो आई विल बी पनिशेबल फॉर मर्डर, नॉट अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। इस तरह से कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? तो बस आपको जो है वो कमीशन के लिए ये बात जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इस बात को ध्यान में रखना। अब जो है मैं ना अब आपको सबसे पहले अटेम्प्ट पे आती हूँ और मैं आपको अटेम्प्ट की कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आपकी स्टडी मटेरियल कहता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम अटेम्प्ट की कहानी को शुरू करेंगे। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ना आईपीसी में अटेम्प्ट का जो है वो लास्ट सेक्शन था 511, पर अब कौन सा है? 62। अब कौन सा है? 62। तो पहले अटेम्प्ट का लास्ट सेक्शन था, अब हमने इसको इनकोएट क्राइम्स में ही डाल दिया है, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, इन सब के साथ डाल दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद है जब मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको चार्ट में भी ये चीज़ मार्क कराई थी स्पेसिफिकली। आपने वो चार्ट प्रिंट करा लिया है? क्या करना है मैम इतनी जहमत उठा के। चलो आगे आते हैं। हम कह रहे हैं कि 62 बीएनएस जो है वो अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। पहले 511 इस बारे में बात करता था। अटेम्प्ट जो है ना वो थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम है। ठीक है, अटेम्प्ट इज थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम। और अटेम्प्ट जो है वो क्या है कि यूजुअली जैसे हम कहते हैं ना कि हर अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं होता, पर कुछ अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल है। अब मैं आज ना आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि अटेम्प्ट को समझने से पहले ना आप जो है एक बार 62 को पढ़ो। अपनी बैरेट में 62 निकालो और 62 को पढ़ो। Punishment for attempting to commit offense is punishable with imprisonment for life or other imprisonment. Read it. Hurry up. फटाफट जो है इस सेक्शन को निकालो और इसको रीड करो।
पढ़ लिया? अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूं कि क्या कहते हैं, आप मुझे आंसर करेंगे? मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी ये बात नहीं सोची कि मैम हम जब अटेम्प्ट पढ़ते हैं तो हमें अलग से अटेम्प्ट के सेक्शन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमारे पास तो जो है वो भारतीय न्याय संहिता में या आईपीसी में कुछ अटेम्प्ट की पनिशमेंट तो अलग से दी हुई है। कभी दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि हमें जो है अटेम्प्ट के लिए 511 सेक्शन या 62 सेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि काफ़ी अटेम्प्ट के बारे में तो बात जो है वो हम करते ही हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, कितने सारे अटेम्प्ट जो है वो हमें बताए हुए हैं पनिशेबल। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो बहुत अच्छे थे और ये बहुत गंदे थे? इसलिए हमने जो है इन्हें डिवाइड कर दिया। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप सबके सामने ये है कि अगर आपने हेडिंग ही पढ़ी है तो कहते हैं कि पनिशमेंट दे रहा है वो उन ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए जिनकी पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और अदर इम्प्रिजनमेंट है। अब अगर आगे इसे पढ़ोगे तो आपको इसे आगे पढ़ के पता चलेगा कि वो आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा है और वो किस किस पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है वो भी आपको बता रहा है। अब मेरे सामने दो क्वेश्चन है, अगर मान लो किसी ने डेथ कॉज कर दिया तो इसका मतलब वो अटेम्प्ट के लिए पनिशेबल नहीं है, क्योंकि 511 या क्या कहते हैं 62 तो इस बारे में बात नहीं कर रहा था। सोचो, कभी सोचा नहीं आईपीसी जब पढ़ा था कि बस अटेम्प्ट ही होता है और अटेम्प्ट पढ़ लिया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अटेम्प्ट आपको कह रहा है कि वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर के लिए पनिशेबल है, बट वो उसमें डेथ की बात नहीं कर रहा, तो डेथ के लिए कहाँ पनिशेबल होगा? तीसरी बात, वो लोग तो ओनली फाइन वाले की बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ओनली फाइन जहाँ पर पनिशमेंट है तो उसके लिए अटेम्प्ट के लिए आप पनिशेबल नहीं होगे। अरे भैया, अगर तुमने अटेम्प्ट पढ़ा आईपीसी में तो तुमने कभी ये बातें दिमाग में नहीं लाए कि बस चलो अटेम्प्ट पढ़ लिया, जयराम जी की 511 सेक्शन और हो गया काम? वैलिड क्वेश्चन है ना मेरा, वैष्णवी? हम्म, देखो ना, देखो देखो, whoever attempts to commit an offense punishable by this संहिता with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offense shall, where no express provision is made by this संहिता for the punishment of such attempt, be punished with imprisonment for any description for the offense or for a term which may extended one half of the imprisonment for life, as the case may be one half the longest term of the imprisonment provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense, or with both. अब आप मुझे बताओ, क्या ये यहाँ पर क्या कहते हैं ओनली फाइन की बात कर रहा है? Here it is not talking about death sentence, here it is not talking about only fine, imprisonment with fine की बात कर रहा है। तो अब बताओ कहाँ जाएं हम? ओनली फाइन में तो आईपीसी का अगर मैं याद करूं तो 278 है, 283 है, 290 है, ये तो ओनली फाइन वाले पनिशमेंट्स हैं। तो ओनली फाइन के केस में अटेम्प्ट नहीं होगा? हाँ, तो मैंने कब मना किया अफजल? मैं तो कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जहां पर अगर किसी का अटेम्प्ट नहीं दिया गया एक्सप्रेसली तो उसमें वो 511 में आएंगे। ये तो मुझे भी पता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये तो सवाल ही नहीं है मेरा। मेरा सवाल तो ये है कि डेथ के लिए और ओनली फाइन के लिए कहाँ जाएं? बताओ। देयर आर नो स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर पनिशिंग फॉर दैट क्रिमिनल अटेम्प्ट। इसका मतलब 305 आईपीसी क्या था बताओ? 305 आईपीसी क्या था? बता देती हूँ आपको, 305 आईपीसी है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन, और सेक्शन 305 इफ आई एम नॉट रॉन्ग डेथ सेंटेंस के बारे में बात करता है। देख भी लेते हैं, कोई बात नहीं। 305 आईपीसी बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन। पनिशमेंट देते हैं डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि वो डेथ सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है, तो अब वो 511 में तो आएगा नहीं, क्योंकि 511 तो डेथ की बात नहीं करता। तो अब हम क्या करें?
कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा सही। मैं वहाँ अगर आप ऐसे करती हो रेड क्रॉस नहीं होती तो फॉल कहाँ पे फॉल करोगे? हाँ तो उसका तो दिया ही हुआ है ना वहाँ पे अटेम्प्ट में, तो उनकी बात कर रही हूँ जिनका नहीं दिया हुआ है उसके लिए 511 है, पर जहाँ पे जो चीज ऐसी है जिसमें डेथ सेंटेंस है या ओनली फाइन है, तब क्या करेंगे? माई क्वेश्चन इज दैट। आप लोगों ने पूरा आईपीसी पढ़ लिया? हाँ जी, कोई बात नहीं, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि आपको जो है ना याद, ये आप देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मंडे को होगी ना आपकी क्लास, अब कल तो नहीं होगी, मंडे को होगी आपकी क्लास। मंडे की क्लास के लिए ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होके आना। मंडे की क्लास से बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होके क्यों आना? क्योंकि शायद आपने अपने जीवन में कभी ऐसा अटेम्प्ट नहीं पढ़ा होगा, और उस क्लास को लॉन्ग क्लास के लिए कर कर आना, ब्रेक ब्रेक मत चिल्लाना, क्योंकि उसी दिन अटेम्प्ट कराऊंगी और उसी दिन अटेम्प्ट जो है वो ख़त्म कराऊंगी डिक्टेशन के साथ, लैंडमार्क जजमेंट के साथ। आपने अभयानंद मिश्रा की जो है वो जजमेंट पढ़ी होगी, और अगर आपने नहीं पढ़ी है कभी अपने जीवन में तो ये आपकी, तो जो है आपकी बहुत बड़ी गलती है अगर आपने ये जजमेंट नहीं पढ़ी है। तो दिस इज़ द लैंडमार्क जजमेंट, बिल्कुल ठीक कहा विंध्या आपने, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और उसके साथ साथ जो है एक और अटेम्प्ट का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब एंड अदर्स। और जिन लोगों की लॉ हो चुकी है उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप का एग्ज़ाम निकला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप का एग्ज़ाम निकला हुआ है, आप उसे फिल करोगे तो ये 2 क्वेश्चन हमेशा आएंगे कि मार्क करो अटेम्प्ट के 2 केसेस कौन से हैं। तो अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब एंड अदर्स। अभयानंद मिश्रा ABHAYANAND, ABHAYANAND, अभयानंद मिश्रा MISHRA वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 26 अप्रैल 1961 का जजमेंट है, 26 अप्रैल 1961 का जजमेंट है, 2 जजेस बेंच हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब एंड अदर्स। टू जजेस बेंच है, RS सरकारी जस्टिस थे, इसमें प्रीलिम्स में आ भी जाता है, RS सरकारी जस्टिस थे, सरकारिया, SARKARIA। देखो मेरा ना क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, और ना आप लोगों को उसका आंसर भी पता है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से, सरकारिया SARKARIA सरकारिया जस्टिस है, मैं आप लोगों से ना एक बात पूछना चाहती हूँ। आपका जो होमवर्क है, आपका होमवर्क ना 3 सवाल पे है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि देखो वो कह रहे हैं कि जहाँ पर अटेम्प्ट दिया हुआ है वहाँ तो अटेम्प्ट की पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है। जहाँ पर नहीं दिया हुआ है वो 511 में फॉल करेगा, 511 IPC और 62 PNS उसमें फॉल करेगा। मैं आपको कह रही हूँ कि बट 511 IPC और 62 BNS जो है वो बात करता है इम्प्रिजनमेंट की और इम्प्रिजनमेंट विद फाइन की, ठीक है। बट वो कहीं पे भी ओनली फाइन की और डेथ की बात नहीं कर रहा, ओनली फाइन की और डेथ की बात नहीं कर रहा। तो जहां पर आप ओनली फाइन और डेथ की बात नहीं कर रहे हो तो उसके अटेम्प्ट के लिए हम क्या करें? हमें पता है कि कुछ लोगों के लिए एक्सप्रेस प्रोविजंस दिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं, 511 में आएगा या 62 में आएगा, पर जहां पर ओनली फाइन है या जहां पर डेथ है तो हम तब क्या करें? ठीक है। और मेरा एक सवाल और है, वो आपको आखिर में लिख रहे हैं बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये सब पैराग्राफ के लास्ट 4 लाइनों का मतलब आप क्या इंटरप्रेट करते हैं? ये आपका होमवर्क है, कोई मेरे को जल्दी नहीं है कि कोई मेरे को बहुत जल्दबाजी है और मेरे को आपको ये बताना है कि अच्छा ऐसे ऐसे है।
माई स्टेजेस ऑफ क्राइम इज कंप्लीट। अटेम्प्ट मुझे बहुत डिटेल में आपको बताना है, इंटेंशन यू ऑल नो, प्रिपरेशन आपको पता चल चुकी है, अकम्पलिशमेंट आपको बताने की जरूरत नहीं है, अटेम्प्ट मुझे आपको बहुत डिटेल में कराना है। और चाहो तो अपनी कॉपी में एक नोट बना लो कि कब कब जो है वो अटेम्प्ट पनिशेबल होता है। तो आप लिख लो 3 काइंड्स ऑफ अटेम्प्ट आर पनिशेबल अंडर भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में 3 तरीके के अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल है। लिखो सेक्शन 152, 196, आई एम रिपीटिंग 152, 196, 170, 171, 172, 233, 235, 250, 265। मैं एक बार यहाँ तक दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि किसी का कोई रह ना गया हो। 152, 196, 170, 171, 172, 233, 235, 250, 265, 299, 308 का क्लॉज 3, 308 का क्लॉज 3, 308 का क्लॉज 4, 308 का क्लॉज 6। तो 308 का क्लॉज 3, 4 एंड 6 एंड सेक्शन 310 ऑफ BNS एंड सेक्शन 310 ऑफ BNS। IPC के ये सेम प्रोविजंस लिख लो नीचे। आपने आई होप ऐसे किया है कि मैंने आपको बताया है कि 3 कैटेगरीज में जो है वो अटेम्प्ट पनिशेबल होगा। मैंने आपको पहली कैटेगरी लिखवाई जिसके आप IPC के प्रोविजंस लिख लो। 124A, 153A, 171B, 171C, 171D, 196, 198, 213, 225D, 225D, D for dog, 295A, 385, 387, 389 एंड 391। इसके आगे लिखो इसका मतलब क्या है, ये कौन से सेक्शन है। वेयर द मेन ऑफेंसेस एंड देयर अटेम्प्ट, वेयर द मेन ऑफेंसेस एंड देयर अटेम्प्ट have been made punishable, where the main offences and their attempts have been made punishable in the same section, in the same section। तो पहली कैटेगरी है जिसमें सेम सेक्शन में उसके अटेम्प्ट के और उसके ऑफेंस के बारे में पनिशमेंट दी हुई है, इन्हीं सेक्शन में दी हुई है, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आगे आओ, सेकंड कैटेगरी सेक्शन 109, सेक्शन 109, 110 एंड 309 क्लॉज 3 एंड 309 क्लॉज 3 ऑफ BNS। लिखो IPC के सेक्शन 307, 308, 390, 307, 308, 390 of IPC। लिखो wherein the attempts have been made punishable separately, wherein the offense have been made punishable separately, but side by side the main offense, but side by side the main offenses।
लास्ट लिखो थर्ड कैटेगरी 62 ऑफ BNS, 62 ऑफ BNS ब्रैकेट में करो 511 IPC, 511 IPC which deals with the rest of the attempts, which deals with the rest of the offense, which deals with the rest of the attempts for which no separate provision has been made, for which no separate provision has been made by this Sanhita. No separate provision has been made by this Sanhita. बहुत ना कॉम्प्लेक्स बात हमने समझी है, पर बहुत अच्छी बात समझी है जो आपको शायद समझ में आएगी। सबसे पहले थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जिसका अटेम्प्ट कहीं भी नहीं दिया गया उसका अटेम्प्ट कहाँ पे पनिशेबल है? सेक्शन 62 511 में। कुछ उन्होंने 3 ऑफेंस ऐसे बताए जिसका अटेम्प्ट जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, जिसका अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल है, सेपरेट सेक्शन दिए हुए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम द सेम ऑफेंस। उन्होंने कहा अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड जो है वो पनिशेबल है, बट वैसे भी कल्पेबल होमिसाइड करना पनिशेबल है और उसका अटेम्प्ट अलग से दे दिया है। समझ में आई बात? और कुछ उन्होंने प्रोविजन दे दिए जहां पर जो है आपका मेन ऑफेंस भी दिया हुआ है और साथ में उसका अटेम्प्ट के बारे में भी पनिशेबल की बात की गई है। समझ में आई बात? बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो है वो 511 या 62 में जाएंगे। ये कहानी आपको समझ में आई? बाकी की कहानी हम उस दिन पढ़ेंगे जब मैं आपको पूरा अटेम्प्ट डिटेल में बताऊंगी कि अटेम्प्ट के कितने तो टेस्ट होते हैं, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट क्या है, ठीक है ना, उसका और लोकस टेस्ट क्या है, इस सारे हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि इसमें जो लास्ट में बात लिखी है कि इसकी इम्प्रिजनमेंट कब हाफ हो जाती है, ठीक है। और अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। जहां पर उन्होंने विद फाइन की कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब उनकी इंटेंशन ये है कि हमें विद फाइन वाले ऑफेंसेस के लिए इनको अटेम्प्ट के लिए पनिशेबल नहीं बनाना है। तो आईपीसी का या भारतीय न्याय संहिता का कोई प्रोविजन इस बारे में बात नहीं करता है। मुझे लगा कि कभी आपको नींद ना आए तो मैं आपको ये बात बता दूं, ठीक है। तो अब आप अटेम्प्ट को जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इसकी डिक्टेशन हम करेंगे। मुझे एक बात बताओ कि अब हमारा समय आ गया है कि हम थोड़ा सा अपना मनु पात्रा के एक्सेस को यूज़ करें। क्या कहते हैं, मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में 2 केसेस दे दूं, जो पैराग्राफ मैं मार्क कराऊंगी, यू विल रीड दैट। क्योंकि आईपीसी बिना केस के कैसे पढ़ेंगे? आईपीसी तो जब तक मनु पात्रा से केस निकाल के नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? क्लियर? तो ठीक है, तो आई ट्राई कि मैं आपको मंडे को कम से कम प्रिंट दे सकूं और आप उसे पढ़ें, ठीक है। चलिए, और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि मैं ना आपके लिए केसेस बना रही हूँ, और वो केसेस किस तरह से बना रही हूँ कि उसका लीगल इशू क्या है, उसका फैक्ट क्या है, और उसका जो है वो कंक्लूजन क्या है। तो मैं आपको वो केसेस आपके टॉपिक के हिसाब से जितने हो पाएंगे, जितने बन पाएंगे, वो मैं आपको दिया करूँगी कि जिससे आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए, तो अब हम मंडे मिलेंगे, बट अब खोल के आना। मुझे पता है आप लोग को आज तक आईपीसी इजी लग रहा था, पर आईपीसी इतना भी इजी नहीं है। तो यही तो बात है, आप लोगों ने अभी तक ना वो दुग्गी दुग्गी लेके पढ़ा है। दुग्गी लेके जज थोड़ी ना बन सकते हैं, जज बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। और कल एक स्टूडेंट आए थे तो मुझसे बोले कि मैम क्या डिफरेंस है ऑनलाइन ऑफलाइन में? ऑनलाइन तो बड़ा सस्ता है। मैंने कहा कभी क्लास में बैठ के देखो, तब पता चलेगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन में, ठीक है ना। तो बस, चलिए, टेक केयर, मिलेंगे मंडे को। आई होप यू लाइक द क्लास। क्या हुआ? हाँ हाँ, तो मोहम्मद याकूब ही तो बोला है मैंने।